आखिरी जो क्वेश्चन टाइप्स हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस भी, एंड ऑल्सो जो मिक्स्ड क्वेश्चन टाइप है। अभी जितनी भी बातें बता रहा हूँ उनमें से कोई भी बात नई नहीं है, क्योंकि आप लोग ऐसे के प्रोसेस के थ्रू काफ़ी बार गुजर चुके हो। सो बातें आप लोगों के लिए नॉर्मल ही होंगी। जैसे अभी एक क्वेश्चन है, let me zoom in a bit. In some countries, young people are encouraged to work or travel for a year between finishing high school and starting university studies. कि कुछ कंट्रीज में यंग पीपल जो हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको इनकरेज किया जाता है कि जब वो अपना इंटरमीडिएट पढ़ लेते हैं, हाई स्कूल पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद जब यूनिवर्सिटी स्टडीज से पहले का जो टाइम है, वो बीच में जो टाइम, उसमें उनको या तो काम करने पे, यानी जॉब एक्सपीरियंस लेने पे, या फिर ट्रेवलिंग पे उनको कन्विंस किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, इनकरेज किया जाता है कि ये काम करें। तो अब ये तो एक गिवन बैकग्राउंड है, और सवाल ये है कि डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस फॉर यंग पीपल हु डिसाइड टू डू दिस। कि दोनों चीजें करनी है, कि डिस्कस करनी है एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी। यहां तक की जो बात है कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करना, ये इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन आपको बहुत ही इजीली पहले से समझ आ गई होगी कि हम इस तरह की चीज़ों को 2 बॉडी पैराग्राफ्स में डिवाइड करते हैं एक्चुअली। सो जाहिर है कि यहाँ पे भी हम वही करेंगे, लेकिन मैं जो पुरानी बातें हैं उनको साथ में रिपीट करता हुआ आगे बढ़ूँगा। जाहिर है कि जो फर्स्ट काम है वो है गिवन डिस्क्रिप्शन को, गिवन बैकग्राउंड को पैराफ्रेज करना, जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। In various nations around the world, instead of writing in some countries, many people advocate taking a gap year in order to work or travel before beginning one's tertiary education. Tertiary education का मतलब है higher education, मतलब university education. तो यही है कि किसी कुछ कंट्रीज ऐसे हैं कि जहाँ पे बहुत सारे लोगों का ख्याल है या ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले एक गैप ईयर जो है वो उनको दिलवा देता है। वो गैप ईयर जाहिर है कि वर्क या ट्रैवल के लिए। अब यहाँ तक तो पैराफ्रेज वाला काम हो चुका। अब अगला काम है क्वेश्चन को आंसर करना, जो जाहिर है कि या तो थीसिस स्टेटमेंट या आउटलाइन सेंटेंस के अंदर। तो अभी जो सेंटेंस आ रहा है ये हमारा या तो थीसिस स्टेटमेंट है या आउटलाइन सेंटेंस। थीसिस स्टेटमेंट इसको हम तब कहते हैं जब ओपिनियन पूछा जाए और ओपिनियन दिया जाए। लेकिन इन दिस केस किसी आर्ग्यूमेंट के ऊपर डिस्कशन। yes sorry, I think I missed your sentence. Sir, I just say one word. And that is? Sir, it's not a thesis statement. Yes. So it is an outline sentence. The reason is of course very clear, and that is of course the opinion is not asked for. So जब opinion पूछा जाता है तो उसको हम, खैर इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, बस बात पता होनी चाहिए कि आपको मालूम है या नहीं कि थीसिस स्टेटमेंट और आउटलाइन में क्या फर्क है। बस इतना है कि एक सेंटेंस में प्लान बता देना है। ओपिनियन पूछा जाए तो ऐड कर देते हैं, नहीं पूछा जाए तो नहीं करते। तो अब इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दो, और कुछ पूछा नहीं है। सो वी विल ओनली बी टेलिंग कि भाई हम ये बताएंगे। सो सेंटेंस में क्लियरली बताया जा रहा है कि while this offers a few advantages, there are also some disadvantages which are worth considering. कि इसके फायदे भी हैं, जाहिर है कि इसके एक तरफ फायदे भी जरूर हैं और कुछ नुकसानात भी हैं। बस यही बात करनी है, यही आउटलाइन है कि क्योंकि हमें और कुछ पूछा ही नहीं। हमें ये नहीं पूछा कि एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं, या एडवांटेजेस का कोई इम्पैक्ट ज़्यादा है, डिसएडवांटेजेस का इम्पैक्ट ज़्यादा, ये नहीं पूछा। सो ये नहीं पूछा तो हम बताएंगे भी नहीं। सो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने आउटलाइन स्टेटमेंट दी, तो अब जाहिर है कि पहले बॉडी पैराग्राफ में हम बताएंगे एडवांटेजेस क्या हैं और दूसरे में बताएंगे कि डिसएडवांटेजेस।
अच्छा, अब इसी दौरान ये भी देखा जाए कि जो पुराना कॉन्सेप्ट जो हम एक अरसे से डिस्कस करते आ रहे हैं वो ये है कि एडवांटेजेस की जब भी हम बात करते हैं तो वो पहले, या किसी भी बॉडी पैराग्राफ की बात करते हैं तो पहले ही लाइन के अंदर, यानी बॉडी पैराग्राफ की पहली लाइन के अंदर मेन पॉइंट आ जाना चाहिए, और उस पहले सेंटेंस ऑफ एनी बॉडी पैराग्राफ को हम कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। तो अब जो पहले बॉडी पैराग्राफ का पहला सेंटेंस है वो बताए हमें कि ये एडवांटेजेस का पैराग्राफ है। There are two main benefits to students traveling or working before their university education. So इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि ये पैराग्राफ एडवांटेजेस का है। अब क्योंकि ये तो उसूल है तो दूसरे बॉडी पैराग्राफ का पहला सेंटेंस भी बताए कि वो किस बारे में है। On the other hand, various drawbacks may be noted. तो अब ये सेंटेंस बता रहा है कि ये पैराग्राफ डिसएडवांटेजेस का है। सो ऑर्गेनाइज होगा इस तरह से आपका आंसर कि टॉपिक सेंटेंस दोनों में है। ये हम पहले भी देखते आ रहे हैं, हर टाइप के अंदर ये बात आ रही है। अब जब इन्होंने कहा कि देयर आर टू मेन बेनिफिट्स, तो इसका मतलब है कि अब दोनों को मेंशन करना पड़ेगा। सो अब पहला वाला बताया जा रहा है कि फर्स्टली थ्रू ट्रेवलिंग दे विल बी एबल टू एक्सपेंड देयर होराइजंस। तो पहला फायदा, जो पहला एडवांटेज है वो यही है कि उनका पर्सपेक्टिव जो है वो बढ़ेगा, वो होराइजंस उनके बढ़ेंगे, या इनको कहें कि नुक्ते निगाह वसी होगा, ओपिनियन ब्रॉडर होगा। ये काम है पहला एडवांटेज, एक्सपोजर आप कहें इसको। When students go overseas, अब उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, they will be exposed to different cultures and customs. कि जब स्टूडेंट्स समंदर पार जाते हैं, इन अदर वर्ड्स दूसरे ममालिक जाते हैं, दूसरे बर-ए-आज़म वगैरह में जाते हैं, तो वो अलग अलग कल्चर्स को और कस्टम्स को, रस्म और रवाज को देख पाते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। लॉजिक है, एज ए रिजल्ट दे विल गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। जाहिर है कि बस यही बताया, पहले वाले में एग्जाम्पल नहीं दी, लॉजिक दी कि लॉजिक क्या है कि जब जाएंगे तो जाहिर है कि अलग अलग नेशंस के कल्चर्स को, कस्टम्स को देखेंगे तो दुनिया की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। नंबर वन। अब जाहिर है कि हमने टॉपिक सेंटेंस में कहा था कि देयर आर टू मेन बेनिफिट्स, तो अब भी दोबारा हमें अगला बताना पड़ेगा। In addition, students who work will learn to appreciate the value of money. So ये second main advantage है कि students को अंदाजा होगा कि how important money is. So अब आगे logic आ रही है कि this is because they will realize the hard work involved in earning money. कि इससे उनको आइडिया हो जाएगा, उनको एहसास हो जाएगा कि पैसे कमाना कितनी मुश्किल बात है, ताकि वो जो है ना पैसा ज़ाया करने वाले ना हो, तो थोड़े से उसको समझ बूझ उनको आएगी। Consequently, they would think more before purchasing anything they desire and may become less impulsive in their spending. ये भी लॉजिकल ही एक्सप्लेनेशन है। इस जगह पे एग्जाम्पल जो है वो एब्सेंट है, और मेरा ख्याल है कि मैं कई मर्तबा इस बात पे इंसिस्ट कर चुका हूँ कि अगर किसी सैंपल में एग्जाम्पल नहीं है तो भी ये किसी बात का, इस बात का सबूत नहीं बन जाता कि हम भी एग्जाम्पल के बगैर लिखें। तो उसूल में आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि एग्जाम्पल कम से कम, अगर एक ही जगह पे दो बातें भी हो रही हैं, जैसे यहाँ पे दो एडवांटेजेस हैं, कम से कम एक की एग्जाम्पल जरूर होनी चाहिए थी। यहाँ पे बहुत आसान था एग्जाम्पल देना। यू डोंट हैव टू थिंक ऑफ अ रियल एग्जाम्पल। आप बस किसी भी एक्सपर्ट्स के नाम पे, साइंटिस्ट के नाम पे, रिसर्चर्स के नाम पे, सर्वे के नाम पे अपनी मर्जी का रिजल्ट वहाँ पे लगा सकते हैं। उसके लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किस तरह से बात करनी है। अब दूसरे बॉडी पैराग्राफ में आते हैं जहाँ पे ये बात कर रहे हैं सिर्फ डिसएडवांटेजेस की, और पहला सेंटेंस क्योंकि बता चुके हैं वेरियस ड्रॉबैक्स की, लिहाजा हम आगे बढ़ेंगे। इन द फर्स्ट प्लेस, यानी अभी सबसे पहली बात, ये सबसे पहला डिसएडवांटेज, ट्रैवलिंग कुड कॉज पीपल टू फील होमसिक। पहला मसला,
Many students have not been apart from their family and friends before, so when they travel, they may miss these people. In extreme circumstances, students may even become depressed. So यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने ये सारी बातें की कि जो पहला रीज़न बताया वो ये कि ड्रॉबैक्स जो भी हैं वो यही है कि वो होम सिकनेस का शिकार हो सकते हैं. होम सिकनेस इज ऑफ कोर्स वन फॉर्म ऑफ डिप्रेशन. तो वो लॉजिकली फिर उसको वहाँ तक लेके आए कि ऐसा भी हो सकता है कि वो डिप्रेस्ड हो. सो एक ड्रॉबैक है. ओके, एडिशनली ये अब एडिशनली भी डिस्कोर्स मार्कर है, यानी यहाँ पे मोर ओवर हो सकता था, यहाँ पे इन एडिशन हो सकता था, एडिशनली हो सकता था. स्टूडेंट्स हु वर्क मे नॉट वांट टू रिटर्न टू देयर स्टडीज. ये असल पॉइंट, ये ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहा है. The reason for this is that they may enjoy earning money and becoming financially independent. Therefore, their whole future could be negatively affected, as these days it is very important for everyone to graduate with a degree in order to be competitive in the job market. तो जो असल ड्रॉबैक है, एक्चुअली ये पहले होना चाहिए था, वो ये है कि स्टूडेंट्स जब एक मरतबा अर्निंग शुरू करते हैं तो बहुत कम परसेंटेज है जो वापस एक्चुअली स्टडीज़ की तरफ भी जाती है. आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो एक्चुअली एंटरप्रेन्योर्स बनते ही इस तरह से हैं कि वो किसी वजह से जॉब मार्केट में नेचर उनको फेंक देती है. या तो यूनिवर्सिटी के स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाते और वहाँ के ड्रॉप आउट्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, तो इस वजह से वो जॉब मार्केट में जाते हैं. तो क्योंकि अब उनका एक्सपोजर और एक्सपीरियंस बाकियों से अलग होता है तो उनका आइडिया भी डिफरेंट होता है. इसीलिए बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो आपको इस तरह के लोग मिलते हैं. प्लस ये है कि अब जाहिर है कि सब के सब तो इतने सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन अगर किसी को लेट्स से इंटरमीडिएट तक देखा जाए, हायर सेकेंडरी तक, तो ऑफ कोर्स लोगों के पास इतनी ज़्यादा पॉकेट मनी नहीं होती स्टूडेंट्स के पास. सो वंस दे एंटर द जॉब मार्केट, अगर उनको जो उनको पहले मिल रही थी उससे अगर मल्टीप्लाई बाय 10 मिल रही है, जाहिर है कि पॉकेट मनी और सैलरी में आफ्टर ऑल देयर इज अ डिफरेंस, चाहे कोई छोटी मोटी जॉब भी हो. सो देन वो कभी वापस स्टडीज़ की तरफ नहीं जाते एंड उससे फिर एक ओवरऑल इंटेलेक्ट का मसला पैदा हो जाता है सोसाइटी में. सो ये सारी अंडरलाइंग मीनिंग्स हैं. तो आपको ऑर्गेनाइजेशन समझा रहा था मैं कि पहले पैराग्राफ में, पहले ही सेंटेंस में पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, फिर आगे बातें होनी चाहिए थी, एंड देन सेकंड पैराग्राफ में भी, जो कि सही है. तो इन दोनों पैराग्राफ्स में एक ही चीज़ का मसला है, वो जो चीज़ मिसिंग है दैट इज़ अ गुड एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल्स सेकंड वाले में तो यहाँ पे बहुत ईजी था एग्जाम्पल देना. आप चुपचाप किसी सर्वे की तरफ रेफर करते कि सर्वे सजेस्ट दैट a majority of students, that is around 78% of them, they never return for studies once they are exposed to job market. Once they start earning money, they don't find it important to continue their studies वगैरह वगैरह. तो ये बहुत ही इजी था, ये करना चाहिए था, इन्होंने खामखा मिस कर दिया है. कंक्लूजन आपको पहले ही पता है कि यस, आई थिंक समवन हैज समथिंग टू से. तहसीना, आई थिंक आप जी सर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक एग्जांपल, एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज देने से भी काम बन जाएगा, या दो या दो से ज्यादा ही देने चाहिए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस? एक भी बहुत है अगर अच्छे से उसको इस्टेब्लिश किया जाए. इट्स नॉट इसेंशियल कि दो मेंशन किए जाएं. लेकिन बस एक बात का ख्याल रखना कि जब भी हम से ओपिनियन नहीं पूछा जाता, यानी जब भी सिर्फ ये पूछा जाता है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस करो, तो दोनों में बराबर बराबर करो. लेकिन मसला वर्डिंग का भी है. मतलब आप एक एडवांटेज को कितना खींच के लेके जा सकते हैं, अगर वो स्किल आप में है तो फिर एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज काफ़ी है. सर लेकिन ये भी तो बेटर हो सकता है कि एक एडवांटेज दें और उसके साथ एग्जांपल कोट कर लें, और एक डिसएडवांटेज दें और उसके साथ एग्जांपल कोट कर लें, इंस्टेड ऑफ दिस कि हम दोनों पैराग्राफ से इतने लेंथी लिखें और एग्जांपल कोट ना करें.
जी हाँ, मैं ये बात हम इस एंगल से समझ रहे हैं ना कि बॉडी पैराग्राफ का मेन तरीका होता ही वही है कि उसमें एक ही बात होती है एक्चुअली, लेकिन एक्चुअली अलाउ है कि आप 2 पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। मतलब ये जो दो चीज़ें ऐड करना, 2 एडवांटेजेस ऐड करना इज़ नॉट एन एसेंशियल थिंग। ये स्टाइल पे डिपेंड करता है। जो आप कह रही हैं वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उससे जो पॉइंट आपका है वो इस्टेब्लिश अच्छे से हो जाता है। यानी आप पहले टॉपिक सेंटेंस में जो भी आपका पॉइंट है, उसके बाद उसके लिए लॉजिकल एक्सप्लेनेशन और अच्छी सी एग्जांपल होगी, तो आपका पैराग्राफ जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। अभी इन लोगों ने एग्जांपल मिस भी शायद इसीलिए ही की है, अगर देखा जाए कि ये दो पॉइंट्स बता रहे थे, तो उनकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन में ही इतने सेंटेंसेस आ जाते हैं कि एग्जाम्पल जो है फिर उसका ऐड करना मुमकिन नहीं रह जाता, क्योंकि फिर वो टाइम का मसला आ जाता है और वर्डिंग का भी। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, ऐसा ही होगा। बल्कि मैं पहले भी टाइप्स में भी ये बात कर रहा था कि एक एडवांटेज काफ़ी है। जिस तरह ये कॉज सोल्यूशन वाले क्वेश्चंस में भी हमने ऐसा ही कहा कि लाजमी नहीं है कि 2 कॉजेज हों, और जहाँ पे ये पूछा गया था ना कि डिस्कस द कॉजेज, प्लूरल में भी पूछा गया था, इवन देन देयर वर एग्जांपल्स की जहाँ पे सिर्फ एक कॉज था और एक सोल्यूशन, वो भी पॉसिबल है। इसी तरह यहाँ पे भी एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज भी पॉसिबल है। लेकिन जिस तरह वहाँ पे यानी कॉज सोल्यूशन में ऐसे ऐसे थे जहाँ पे एक कॉज और एक सोल्यूशन है, और कुछ ऐसे भी ऐसे थे जहाँ पे 2 कॉजेज और 2 सोल्यूशंस थे, सेम इज द केस हियर। यहाँ पे भी आप बिल्कुल दोनों तरह से जा सकते हैं, और बिल्कुल मैं आपसे अग्री करूंगा। अच्छा, फिर बात आती है आगे इफ कंक्लूजन में कि दोनों एंगल से वो बात करेंगे। जाहिर है कि वो होम सिक हो सकते हैं, स्टडीज़ में वापस नहीं जा सकते, बहरहाल फिर भी क्योंकि उसके फ़ायदे हैं, क्योंकि उससे यू नो वो एडवेंचर के तौर पे उनको फ़ायदा हो सकता है, इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस होगा और इंडिपेंडेंट होंगे। जो बातें ऊपर एक एंगल से कही हैं, उन्हीं बातों को दूसरे एंगल से यहाँ पे, क्योंकि मनी के बारे में बात थी और होराइजन्स को एक्सपेंड करने के हवाले से, सो दे हैव टॉक्ड अबाउट बीइंग इंडिपेंडेंट इन रिलेशन टू मनी एंड इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस। सो वही चीज़ें सम अप करनी है दोबारा, मोर और लेस। सो पैटर्न समझें, तो वही आइडिया है इसका। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं एक और एंगल से देखूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा गया है। पहले पूछा गया था कि सिर्फ एडवांटेज और डिसएडवांटेज को डिस्कस करें। अब कह रहे हैं कि डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस फॉर यंग पीपल हु डिसाइड टू डू दिस। अब यहाँ पे जो सवाल है वो ओपिनियन बेस्ड हो गया। यानी ओपिनियन बेस्ड का मतलब ये है कि पूछा गया है कि अब इन दोनों में से कौन सा एस्पेक्ट जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। क्या एडवांटेजेस इतने ज़्यादा हैं और इतना इम्पैक्ट उनका है कि वो डिसएडवांटेजेस को आउटवे करें, ओवर पावर करें। तो फिर अब हमारा जो भी ओपिनियन है हम उसको प्रूव करेंगे। तो अब जाहिर है कि इंट्रोडक्शन में फिर वही बात है कि जो गिवन एक्सप्रेशन वही है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, कोई सवाल बदला नहीं है, उसको पैराफ्रेज किया। अब थीसिस स्टेटमेंट देखें। पहले हमने जो बताया था उसमें हमने ये कहा था कि एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। While this offers a few advantages, there are also some advantages which are disadvantages which are worth considering. हमने कहा था कि कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि while there is clearly a drawback to this, कि इसका एक नुकसान तो है, I personally believe that the benefits are more significant. तो अब हम ओपिनियन भी दे रहे हैं। इसको थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। पिछला वाला आउटलाइन सेंटेंस था, सो इसमें ओपिनियन भी आ गया। अब देखें कि अगर आप गौर करें तो यहाँ पे जो थीसिस स्टेटमेंट है उसके पहले में लिखा है while there is clearly a drawback to this। अब इसका मतलब है कि हमने बताया कि हमने सिर्फ एक ही ड्रॉबैक बतानी है। उसकी वजह यह है कि हम एक्चुअली ड्रॉबैक्स को कम शो करना चाह रहे हैं और उनका इम्पैक्ट जो है वो कम शो करना चाह रहे हैं, ये वजह है। सो अब पहला सवाल, पहला बॉडी पैराग्राफ, द डिसएडवांटेज ऑफ गोइंग ऑन अ गैप ईयर इज दैट स्टूडेंट्स में एंड अप नॉट रिटर्निंग टू देयर स्टडीज।
सो ये पहला पार्ट है आपके थीसिस स्टेटमेंट का कि स्टूडेंट्स वापस नहीं आते जब एक मरतबा गैप ईयर पे जाते हैं, तो पढ़ना कंटिन्यू नहीं करते अपनी स्टडीज. द रीजन for this is that they may enjoy earning money and becoming financially independent. Therefore, their whole future could be negatively affected, as these days it is very important for everyone to graduate with a degree in order to blah blah blah. No example given, which is a very bad example. तो यहाँ पे एग्जाम्पल होनी चाहिए, और अभी पैराग्राफ उतना स्ट्रॉन्ग हुआ भी नहीं है. खैर, दे हैव देयर ओन रीजंस. उन्होंने क्योंकि 3 बॉडी पैराग्राफ्स का प्लान बनाया है इसलिए शॉर्ट रखा है, लेकिन फिर भी देयर मस्ट हैव बीन एन एग्जाम्पल. तो अभी जैसे हमने ऊपर बात की वही एग्जाम्पल है, सर्वे, रिसर्च. अभी कल हमारे पेपर्स डिस्कस हो रहे थे यूनिवर्सिटी के. सो वहाँ पे वन ऑफ आवर क्लास फेलोज हैड रिटन कि अ क्रिटिक सेज, एक क्रिटिक कहता है. अब टीचर को मालूम है कि वो कोई क्रिटिक नहीं कहता, लेकिन उन्होंने कमेंट ये बोलकर किया कि आप जब कहते हैं कि अ क्रिटिक सेज, तो वो झूठ लगता है. उसको इम्पैक्ट को रियलिस्टिक बनाने के लिए उनको कहना चाहिए था, जो एक्चुअली हमारी सीआर थी वो उन्होंने ये लिखा था. तो टीचर कह रही थी कि आपको कहना चाहिए था कि क्रिटिक्स से, या आपको कहना चाहिए था मैनी स्कॉलर्स से, या आपको कहना चाहिए था स्कॉलर्स सजेस्ट दैट. तो जब आप उसको जनरलाइज करते हैं, जेनेरिक बनाते हैं, तो वो उसके बाद उसके ऊपर यकीन सा आने लग जाता है, वो रियलिस्टिक सा बनने लग जाता है, चाहे वो फेक हो. और वही काम यहाँ पे करना है. अच्छा, जो मैं बात बता रहा हूँ आपको वो एमफिल की क्लास की बात बता रहा हूँ, तो ये तो फिर भी आयल्स है. अच्छा, अब दूसरा बॉडी पैराग्राफ. जाहिर है कि अभी ये वाला पार्ट हो चुका है, आधा अधूरा सही, बहरहाल हो चुका है. अब हम जाएंगे एडवांटेजेस पे, ज़ाहिर है बेनिफिट्स पे. ऑन द अदर हैंड, वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस इज दैट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सपेंड देयर होराइजंस इफ दे ट्रैवल ओवरसीज. एक बता दिया. अब ये वही 2 एडवांटेजेस दोबारा बता रहे हैं जो एडवांटेजेस हम ऊपर वाले ऐसे में देख चुके हैं, लेकिन अब एग्जाम्पल भी आ रहा है. क्या एग्जाम्पल है? Westerners visiting a country like Thailand will be able to experience traditional Thai dance like Gong and traditional Thai sports like Muay Thai. I don't know how to pronounce these things. As a result, they will get a deeper understanding. अब ये देखो, ये एग्जाम्पल मिसिंग थी ऊपर वाले क्वेश्चन में, हालांकि यही एडवांटेज वहाँ भी बताई गई थी. एंड इन्होंने एडवांटेजेस वाले पैराग्राफ को 2 में डिवाइड किया है. उसकी रीज़न ये है कि जो डिसएडवांटेज का पैराग्राफ था इन्होंने बहुत शॉर्ट रखा था. ये इनकी अपनी गलती थी, जाहिर है कि उसको इकट्ठा रखना चाहिए था ताकि यहाँ पे प्रॉब्लम ना होती. एंड देन उसी को कंटिन्यू करते हुए इन्होंने कहा कि इन एडिशन टू दैट स्टूडेंट्स हु वर्क विल बी एबल टू लर्न टू अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ मनी. और फिर वही बातें जो ऊपर कर चुके. तो मतलब ये है कि तरीका ये है कि बॉडी पैराग्राफ 2 ही होने चाहिए. इन्होंने खैर अलग वो गलत तरीका किया 3. अब गलत कहते हुए भी मसला ये होता है कि फिर स्टूडेंट्स को लंबी तकरीर करनी पड़ती है. लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ कि पिछली क्लासेस में जितनी बार मैं ये बातें रिपीट कर चुका हूँ आपको समझ आ रही होगी कि जब मैं कह रहा हूँ कि 3 बॉडी पैराग्राफ ना हो तो क्यों ना हो. अच्छा, तो एक बॉडी पैराग्राफ में डिसएडवांटेजेस को मेंशन करें, दूसरे में एडवांटेजेस को. जहाँ पे डिसएडवांटेजेस मेंशन करें, लेट्स से आपके ख्याल में एडवांटेजेस ज़्यादा हैं तो एक डिसएडवांटेज मेंशन करें, उसकी रीजंस बताएं, उसकी एग्जांपल दे दें. और अगले बॉडी पैराग्राफ आप ये नहीं कह रहे कि डिसएडवांटेजेस नहीं होते हैं. ये अंडरस्टूड बात है क्वेश्चन के हिसाब से कि डिसएडवांटेजेस होते ज़रूर हैं, लेकिन वो कम होते हैं कि ज़्यादा होते हैं, या अगर तादाद में बराबर हैं तो इम्पैक्ट उनका कम होता है कि ज़्यादा होता है. ये क्वेश्चन है. यानी सवाल ये नहीं है कि डिसएडवांटेजेस नहीं होते, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो पहले ही पूछ रहे हैं कि एडवांटेजेस आउटवे कर रहे हैं कि नहीं. डिसएडवांटेजेस को आउटवे तभी करेंगे ना जब वो एग्जिस्ट कर रहे होंगे. तो एग्जांपल देनी है. फिर दूसरे बॉडी पैराग्राफ में आके आप लेट से 2 एडवांटेजेस ले आए मुकाबले में. एक के लिए एग्जाम्पल दे दें, एक के लिए एक्सप्लेन कर लें. ये बात हम पहले भी कर चुके कॉज सोल्यूशन ऐसे के अंदर, बल्कि जहाँ पे वो पॉइंट आया था वहाँ पे मैंने मेंशन भी किया था कि ये उसी तरह की बात है जैसी बात
तहसीना ने किसी क्वेश्चन में पूछी भी थी उससे पहले। सो ये वो वाला आइडिया है जिसकी तरफ मैं रेफर कर रहा हूँ। और जाहिर है कि कंक्लूजन में आके फिर बात वही है जो हमने ओपिनियन अपना दिया था थीसिस स्टेटमेंट में, उसको हम दोहराएंगे कि एडवांटेजेस जो हैं वो ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। In conclusion, the advantages are of greater significance than the disadvantage. Despite the fact that students may not continue studying at university, they will gain a lot of experience when they travel or learn to better appreciate money when they work. Given this situation, it is recommended that schools should encourage more students to consider taking a gap year. तो opinion दिया अपना दोबारा जो actually throughout the essay already मौजूद था। तो अभी आप लोग लिखेंगे एसेस तो फिर इंशाल्लाह मज़ीद आइडियाज़ क्लियर होंगे। अभी मैं ज़रा 30 सेकंड्स का गैप ले रहा हूँ टू फिल माय बॉटल फॉर वाटर। मीनवाइल आप लोगों ने सिर्फ ये याद करके बताना है कि अभी क्वेश्चन टाइप रहता कौन सा है। मैं आता हूँ 30 सेकंड्स में। आई विल बी बैक। ऑलराइट जी, किसी को याद है कि कौन सा क्वेश्चन टाइप बाकी है? So mixed question. Questions essay. मिक्स्ड क्वेश्चंस, यस। तो ये लास्ट क्वेश्चन टाइप है और ये वो क्वेश्चन टाइप है कि विच इज एक्चुअली sort of an amalgam of cause solution वाला ऐसे एंड ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वाला ऐसे। क्योंकि जो मिक्स्ड क्वेश्चन ऐसे इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स दो चीज़ें पूछी जाती हैं। एक पूछी जाती है किसी भी बात की कॉज, वजह, रीज़न, और दूसरी जो बात है वो पूछी जाती है कि इम्पैक्ट क्या है। कभी कभार सिर्फ एडवांटेजेस पूछे जाते हैं, कभी कभार सिर्फ डिसएडवांटेजेस, और कभी कभार दोनों, और कभी कभार हमारी मर्जी पे छोड़ देते हैं। तो फिर उसी के अकॉर्डिंग वंस अगेन बॉडी पैराग्राफ्स होंगे दो ही, चाहे किसी भी सैंपल में उसको 4 बॉडी पैराग्राफ्स में भी डिवाइड किया गया हो, आपने बॉडी पैराग्राफ्स 2 ही रखने। आखिरी हद तक कोशिश यही होनी चाहिए। अब उस क्वेश्चन पे जाते हैं जो मिक्स्ड क्वेश्चन है। Today more and more people are traveling than before. क्या आज की दुनिया में लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं ज़ाहिर है पहले से। Why is this the case? ऐसा क्यों है? What are the benefits of traveling for the traveler? कि क्या फ़ायदे हैं ट्रैवलर के लिए ट्रैवलिंग के, सफ़र करने वाले के लिए सफ़र के क्या फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉजेज़ और एडवांटेजेस पूछी गई हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि जो सेकंड पार्ट है उसमें सिर्फ एडवांटेजेस भी पूछी जा सकती हैं, सिर्फ डिसएडवांटेज भी पूछी जा सकती हैं, दोनों भी पूछी जा सकती हैं, हमारी मर्जी पे भी
रखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे बेनिफिट्स पूछी गई हैं यानी एडवांटेजेस पूछी गई हैं। सो इसको मिक्स्ड कहते ही इसीलिए हैं कि दो क्वेश्चन टाइप्स का मिक्सचर है इसके अंदर, कॉज भी है और एडवांटेजेस भी। फॉर्मूला वंस अगेन, इंट्रोडक्शन का पहला सेंटेंस इज ऑलवेज द पैराफ्रेज ऑफ द गिवन बैकग्राउंड और द आर्ग्यूमेंट। सो यहाँ पे देयर इज अ बैकग्राउंड और वो है कि टुडे मोर पीपल आर ट्रैवलिंग देन एवर बिफोर। तो इसकी जगह पे लिखा कि इट इज अनडेनायबल that traveling has become much more popular as compared to the past. Same thing written in different manner. अब यहाँ पे क्योंकि कोई ख़ास किस्म का आर्ग्यूमेंट नहीं हो रहा, कोई चीज़ प्रूफ नहीं करनी, सिर्फ सिंपली जो है ना एक्सप्रेस करना है अपने थॉट्स को। सो यहाँ पे कोई अग्री डिसएग्री या किसी एक को सपोर्ट करने वाली बात है ही नहीं। सो यहाँ पे सॉर्ट ऑफ एन आउटलाइन सेंटेंस, उसी को हम थीसिस स्टेटमेंट के जुमले में लेके लिखा कि देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई दिस इज हैपनिंग एंड दिस सिचुएशन ऑफर्स वेरियस बेनिफिट्स। तो अब यहाँ पे बताया गया कि इस ऐसे में क्या हो रहा है। तो क्या बताया गया कि पहले ही पार्ट में लिखा गया कि बहुत सारे रीजंस हैं, इसका मतलब है कि पहले बॉडी पैराग्राफ में एक से ज़्यादा रीजंस आएंगी एंड दिस सिचुएशन ऑफर्स वेरियस बेनिफिट्स, और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, यानी एक से ज़्यादा फ़ायदे भी बताए जाएंगे। लेकिन मैं वंस अगेन याद दहानी ज़रूर कराना चाहूँगा कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि यहाँ पे यू डोंट हैव टू राइट टू कॉजेज एंड टू एडवांटेजेस, जस्ट वन कैन बी इनफ अगर आप उसको अच्छे से इस्टेब्लिश करते हैं। Rashida, I can see that you are trying to say something, but to be honest, मुझे सिर्फ एक डिस्टोर्शन की आवाज़ ही आ रही है और कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सो मज़े की बात यह है कि जहाँ पे मैंने आपको ऐड किया है उसमें IELTS की सारे मॉड्यूल्स की सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, तो इसको आप पैकेज समझ के ले लें। क्योंकि आपके माइक की वजह से आपकी कुछ क्लासेस वहाँ पे रह भी गई थी, मेरा ख्याल है कि वो इशू अभी तक बाकी है जो माइक वाला था, क्योंकि मैं अभी आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, मैं बस अंदाजे से बातें कर रहा हूँ। आई होप कि आप मुझे सुन पा रही होंगी। अगर आप सुन पा रही हैं तो इसी चैट बॉक्स में एक मैसेज ड्रॉप कर देना कि आई कैन हियर यू। थैंक यू। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अच्छा कहाँ था मैं, हाँ, सो द फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ जो है इसको देखते हैं। ये इसने अभी बताना है कि ऐसा क्यों है, व्हाई, कॉजेस। सो पहला सेंटेंस, मोर पीपल आर टेकिंग ओवरसीज ट्रिप्स फॉर द फॉलोइंग रीजंस। तो पहले ही सेंटेंस में पता चल रहा है कि यहाँ क्या होने लगा है। मैंने पिछले क्वेश्चन टाइप्स में भी ये बात बार बार की कि टॉपिक सेंटेंस, या एक टीचर है हमारे यूनिवर्सिटी की में उसके हिसाब से टॉपिक सेंटेंस, तो ये सेंटेंस ऐसा हो कि जिसमें वाजे हो जाए किसी भी तरह से कि इस पैराग्राफ में क्या होने जा रहा है। सो अब यहाँ पे दो रीजंस बताई हैं। वन ऑफ द रीजंस इज टू गेट अ बेटर एजुकेशन, और फिर आगे उसकी एग्जाम्पल तक लाए हैं लॉजिक के बाद। मैं अभी पढ़ने पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आप लोग पढ़ लेना, मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है ड्यूरिंग रमदान। सो मोस्ट ऑफ द टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन कंट्रीज लाइक अमेरिका एंड द यूनाइटेड किंगडम। यहाँ तक चलो एग्जाम्पल है। तो ये पहली बात, पहला कॉज है कि यानी ऐसा क्यों है, यानी लोग ज़्यादा ट्रैवल क्यों करते हैं, जाहिर है पढ़ने के लिए। अभी IELTS की ही एग्जांपल ले लें, आप लोग ट्रैवल करेंगे, जाहिर है कि मोस्ट ऑफ यू पढ़ने के लिए। सेकंड, इन एडिशन, ये याद रखना, ये जो फ्रेजेस हैं, डिस्कोर्स मार्कर्स, पीपल में नीड टू गो ऑन बिजनेस ट्रिप्स ओवरसीज वगैरह वगैरह, उसकी फिर थोड़ी सी छोटी सी एग्जांपल या एक्सप्लेनेशन। अभी दोबारा एग्जांपल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक मतलब आ चुकी है। Also, businessmen and entrepreneurs often travel to neighboring countries to expand their business. So, actually, third वाली बात भी actually second से connected है. So, there are two main causes कि लोग travel ज़्यादा क्यों कर रहे हैं.
अच्छा है पैराग्राफ। अच्छा, सेकंड पैराग्राफ में अभी इस सवाल को आंसर करना है, क्या बेनिफिट्स हैं। और हमने पहले ही कहा है कि दिस सिचुएशन ऑफर्स वेरियस बेनिफिट्स, एक से ज़्यादा हैं। अच्छा, कोई ऐसा है कोई कि ये पूरा पैराग्राफ पढ़ ले हमारे लिए? People who travel can experience many benefits. In the first place, they can gain invaluable experience through their time abroad. An example of this that a person would encounter different cultures and customs when visiting and living in another country, which could make him or her more open-minded. Furthermore, people can also make new friends from different countries. The result of such friendship could be the creation of business opportunities or just the sharing of one's different experiences. Consequently, the lives of both parties would be enriched. सो अब इसमें आपने देखा कि पहला, थैंक यू सरिश, एंड पहला ये कि पहला जो फायदा वो ये है कि एक्सपीरियंस। सो एन एग्जांपल भी यहाँ पे मौजूद है कि क्या एग्जांपल है कि इज दैट एवर पर्सन वुड एनकाउंटर ब्ला ब्ला ब्ला। एक्चुअली ये एग्जांपल भी ज़्यादा कम है और ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है, बट इट वर्क्स। एंड सेकंड, फर्दरमोर, आपने ये नोटिस करना है कि जब भी अगली बात आ रही है किसी पैराग्राफ के अंदर भी डिस्कोर्स मार्कर ज़रूर आ रहा है। कहीं पे इन एडिशन, कहीं पे मोर ओवर, कहीं पे एडिशनली, कहीं पे फर्दरमोर, यानी चुपचाप बातें नहीं की जा रही। ऑल्सो बहुत ही कम यूज हुआ है, एक ही मर्तबा हमने देखा है अभी तक, वो भी पिछले पैराग्राफ में। मैं इसलिए इस बात पे आ रहा हूँ क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ऑल्सो के बहुत बड़े फैन हैं और वो हर पैराग्राफ में उसको ज़रूर यूज़ करते हैं। जब भी वो एडिशनल बात करना चाहते हैं वो कहते हैं ऑल्सो या एज वेल कहकर बात को निपटाना चाहते हैं। तो कोशिश करें कि जो थोड़े से फॉर्मल आपके एक्सप्रेशंस हैं उनको यूज़ करें, जैसे फर्दरमोर, मोर ओवर, इन एडिशन, एडिशनली। अच्छा, या जैसे नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो वाला एक्सप्रेशन। अच्छा, ये है आपका पैराग्राफ की जिसमें एक ही काम हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन को समझें कि बेनिफिट्स के ऊपर बात हुई है। तो फर्दर मोर पीपल कैन ऑल्सो मेक न्यू फ्रेंड्स, तो ये एक सोशल बेनिफिट है एक तरह का। तो आप बेहतर भी सोच सकते हैं इससे। और अगेन वही है कि आप मुमकिन है कि सिर्फ एक कॉज के ऊपर बात करना चाहें। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि ये मिक्स्ड क्वेश्चन है, तो जैसे मैंने कॉज सोल्यूशन में या एडवांटेज डिसएडवांटेजेस में ज़्यादा हमने इस बात पे फोकस किया था कि अगर एक एडवांटेज है तो एक डिसएडवांटेज हो, एक कॉज है तो एक सोल्यूशन हो, या दो एडवांटेजेस हैं तो दो डिसएडवांटेजेस हों। यहाँ पे ये बात इसेंशियल नहीं है क्योंकि ये तो पहले ही चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेशन नहीं है। कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेशन का मतलब ये है कि कॉजेज और बेनिफिट्स को आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट आइडियाज के तौर पे मेजर नहीं किया जा सकता। इसलिए ये हो सकता है कि कोई स्टूडेंट एक कॉज लिखे और दो बेनिफिट्स लिखे, या फिर दो कॉजेज लिखे और एक बेनिफिट लिखे। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉजेज एंड नंबर ऑफ एडवांटेजेस का इक्वल होना लाजमी नहीं है। ये वो क्वेश्चन टाइप है, हालांकि इन्होंने इक्वल रखा है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि क्या पॉसिबल है। सो ये आखिरी क्वेश्चन टाइप था। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन रहती होगी तो और सैंपल्स हैं पढ़े हुए, उनको ओपन करके एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी तक जितनी तफसीली बात हुई है उतना तो समझ आ जाना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि राइटिंग पे कुल मिला के कोई कम से कम 10-12 क्लासेस तो हुई होंगी। तो अभी आप लोग किस चीज़ में महसूस कर रहे हो कि कोई शॉर्ट कमिंग है? मुमकिन है कि ग्रामर का कोई एक एस्पेक्ट हो। वैसे ग्रामर के ऊपर मेरा खुद प्लान है बात करने का, लेकिन आप लोगों के जहनों में कोई बात है तो वो बता दें राइटिंग के हवाले से कि क्या चीज़ है जो आप समझ रहे हो कि अभी बाकी है आपके ख्याल के मुताबिक, तो उसको भी देखेंगे अपकमिंग क्लासेस में।
लेकिन क्वेश्चन टाइप्स जितनी थी उनको मेरा ख्याल है कि अच्छे से समझ चुके हैं। शुरू के 2 क्वेश्चन टाइप्स मैंने ज़्यादा इंसिस्ट किया था, जाहिर है कि वो क्वेश्चन टाइप्स थे भी ज़्यादा कॉमनली आने वाले, लेकिन आप में से कोई ऐसा भी हो सकता है कि जिसको बाकी वाले क्वेश्चन टाइप्स में से सवालात आएँ, ऐसी बात नहीं है, आते रहते हैं, रिसेंटली भी मिक्स क्वेश्चन एसेज आए हैं। तो बस अभी जितने भी एसेज हैं इन सब में एक सेम फॉर्मेट है, वो ये है कि इंट्रोडक्शन में 2 बातें करनी है, यानी एक बात जो गिवन बैकग्राउंड है या कोई आर्गुमेंट है उसको पैराफ्रेज करना है, उसके बाद एक आउटलाइन सेंटेंस या थीसिस स्टेटमेंट बनानी है, और उसी आउटलाइन सेंटेंस या थीसिस स्टेटमेंट के हिसाब से 2 बॉडी पैराग्राफ बनानी। पहला बॉडी पैराग्राफ जो होगा उसमें एक ही बात के ऊपर फोकस करनी है, और दूसरे बॉडी पैराग्राफ में दूसरे बात के ऊपर फोकस, और कंक्लूजन में जितनी बातें या जो भी 2 बॉडी पैराग्राफ में बातें हुई, मेन बातें, उन्हीं को सम अप करना है। कोई सवाल है, किसी के जहन में कोई बात है तो बताएं, और मुमकिन है कि अगली क्लासेस में कोई एक क्लास ग्रामर पे हो और उसके बाद रीडिंग पे इंशाल्लाह हम आ जाएंगे, और आई थिंक वो अक्सर के लिए लास्ट मॉड्यूल होगा, रीडिंग मॉड्यूल। और मैं साथ ही साथ ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो स्पीकिंग मॉड्यूल में जो ख़ास तौर पे पार्ट 2 है, पार्ट 2 के लिए जो मैंने मकर की प्रेडिक्शन बुक अपलोड की है मई टू अगस्त, उसके ऊपर फोकस रखना, उसी को बार बार प्रैक्टिस करना। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको क्वेश्चंस जो पार्ट 2 में आए कम से कम वो वहाँ से आएंगे, और जो फॉलो अप क्वेश्चंस हैं वो प्रॉमिस्ड नहीं है, पार्ट 1 प्रॉमिस्ड नहीं है, लेकिन पार्ट 2 जो है बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि क्वेश्चंस वहीं से आएँ, और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी वही है, बाकी तो सैम्पल्स। कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे? जो मकर आयर्स की जो बुक मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है यहाँ पे, आपने देखी है कि नहीं देखी वो वाली? नहीं सर, मेरे हस्बैंड ने नहीं देखी अभी तक। आप स्पीकिंग मॉड्यूल में थी ना? सर थी, लेकिन शायद मैंने बुक नहीं देखी सर। मुझे एक्चुअली टीम का मुझे समझ नहीं आ रही थी, बहुत मुश्किलों से अभी इसको मैंने थोड़ा सा समझा है, तो बुक अभी समझ आ रही है। तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे अपलोडेड है। Let us go there. So actually when we were discussing speaking module, तो उसी वक्त मैंने ये 17th of May speaking module predictions, I think आप देख पा रही होंगी, these questions are just predictions but not promised at all। तो ये फाइल है लेटेस्ट मकर आयल्स स्पीकिंग, ये वाली फाइल है, ठीक है, इसको आपने ज़रूर चेक करना है। और ग्रामर के हवाले से, क्योंकि मुमकिन है नेक्स्ट क्लास हमारी ग्रामर से रिलेटेड हो कुछ न कुछ लेवल पे, तो ये 3 बुक्स ग्रामर के लिए हैं, यानी इन 3 बुक्स को अगर आप समझ के पढ़ोगे या अगर इनको वैसे ही एक बार गो थ्रू करोगे तो शायद उसके बाद आपको कभी ज़िंदगी में कहीं पे भी ग्रामर की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि 3 बुक्स। रन एंड मार्टिन को मैं देख, मेरे पास है। गुड, ये ठीक है। और इनमें जो 2 बुक्स हैं, रन एंड मार्टिन और मर्फी रेमंड, जो रेमंड मर्फी एक्चुअली नाम है उसका, वो यहाँ पे मर्फी रेमंड लिखा है, ये 2 इंटरनेशनली
जो है ना फेम हासिल कर चुकी हैं। ये बुक्स इंटरनेशनल लेवल पे मानी जानी जाती हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं, स्टैंडर्ड की बुक्स हैं। और जो ग्रामर फॉर आयल्ट्स है वो तो इतनी इजी बना के रखी गई है, तो मेरा ख्याल है कि ये तो रेमंड मर्फी से भी ज़्यादा इजी बनाई है, और कोई भी बच्चा मैट्रिकुलेट भी इसको समझ सकता है, और बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, तो इनको ज़रूर देखिए। जो जिस दिन मैं बात करूंगा, वैसे हमने ग्रामर के ऊपर मेरे ख्याल है पहले काफ़ी क्लासेस ली हैं जहां तक मुझे याद आ रहा है। सर नहीं, शायद आपने एक ली है, उसमें मैं प्रेजेंट नहीं थी और बाकी का मुझे ये नहीं देखिए पता। ना, ये देखिए ग्रामर फॉर आयल्ट्स, सर एक्चुअली 16th of May। सर मैं रिकॉर्डिंग्स देख रहा था, उसमें ऑलमोस्ट 3 क्लासेस हैं ग्रामर के ऊपर। ये देखिए ना, ग्रामर फॉर आयल्ट्स, एडवांस ग्रामर फॉर आयल्ट्स, और जो इंट्रो है इसकी शुरू में भी एक्चुअली आयल्ट्स की ग्रामर डिस्कस हुई थी। सर वो 3 शायद मैंने क्लासेस। क्लासेस अटेंड नहीं की हुई हैं सारी। आप इनको देखें, अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो आप दोबारा पूछ लें, मैं ठीक है यहीं पे हूँ, और कोई मसला नहीं, आप लोग पूछ सकते हैं सवाल, लेकिन देख लें एक बार, उसकी रिकॉर्डिंग को देख लें। तो अगर यही बात है कि ग्रामर भी हर एंगल से हो चुकी है, तो मेरा ख्याल है कि अगली क्लास रीडिंग पे होनी चाहिए। ये सर रीडिंग बेटर है। आप सब एकेडमिक के ही हैं ना? यस सर। Yes, sir. बस ठीक है, फिर अगली क्लास में हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। और ऐसा है कि मैं क्योंकि हर अगली मर्तबा कुछ नए तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आप लोगों का कोई ऑलरेडी रीडिंग का कॉन्सेप्ट बना हुआ है तो शायद वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, या शायद उसमें थोड़ी सी एडिशन हो या कुछ रिडक्शन हो, लेकिन बहरहाल आई विल ट्राई कि इसको थोड़ा सा यूनिक रखूं, ताकि आप लोग बोर भी ना हो और काम की बात समझ आए, एक्चुअली वो यूज़फुल हो। मसला ये है कि मैं स्किमिंग समझाते समझाते मेरे कनपटी के बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन स्किमिंग स्टूडेंट को समझ नहीं आती, इसलिए अभी मैं किसी और तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल अगर वो भी काम ना आया तो फिर स्किमिंग पे वापस आना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की स्किमिंग हम आयल्ट्स में करते हैं, थोड़ा सा चलो मैं आप लोगों से 2-3 मिनट की गपशप में आपको समझाता हूँ कि होना क्या है। अभी हमने जितने भी बॉडी पैराग्राफ्स की बात की, हमने हमेशा इंसिस्ट किया कि मेन बात पहले सेंटेंस में होनी चाहिए। टॉपिक सेंटेंस हमने उसका नाम रखा था, हमने नहीं मतलब इंग्लिश ने रखा है, इंग्लिश लैंग्वेज वालों ने, ELT वालों ने। तो यही कहानी टॉपिक सेंटेंस वाली एक्चुअली 75% ऑफ द टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाती है। यानी जितने भी लोगों ने आर्टिकल्स लिखे हों या ऐसे लिखे हों जो आयल्ट्स रीडिंग में भी आते हैं, उनके बॉडी पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस है आमतौर पे उसमें असल बात होती है। तो इस वजह से हम जब भी स्किमिंग की बात करते हैं तो हम हर पैराग्राफ की पहली लाइन या पहले सेंटेंस पे इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि इस पे फोकस रखो, तो पूरा पैराग्राफ समझ आएगा कि व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द होल पैराग्राफ। तो ये बात है। और हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने इससे पहले रीडिंग को कहीं पे प्रैक्टिस किया है या नहीं किया, और कौन सी बुक्स प्रैक्टिस की हैं। तो मैं पहले जानना चाहूँगा एक्चुअली आप लोगों से, ताकि हम उन्हीं बुक्स पे रहें जो आपने प्रैक्टिस नहीं की। तो कैम्ब्रिज के 10 से लेकर 15 तक जो बुक्स हैं वो बेहतरीन बुक्स होती हैं आमतौर पे, या 11 से 15, इन्हीं के ऊपर मैं कोशिश करता हूँ रहने की। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने ये जो 5-6 बुक्स हैं इनको पहले प्रैक्टिस किया हुआ है, सारी की सारी बुक्स 10 to 15 या 11 to 15 कैम्ब्रिज की? से नहीं किया हुआ। ओके, सो मैं कोशिश करूँगा कि मैं कैम्ब्रिज 15 या 14 से शुरू करूँ, और अब वहाँ उनमें से कौन सा टेस्ट होगा वो अभी
सोचते हैं मंडे को। कल मैं क्लास लेना चाह रहा था लेकिन मैं आज मैं एक्चुअली मेरे जहन से निकल गया होता कि ग्रामर वगैरह का। अभी लकीली ये स्क्रीन शेयर किया तो मुझे याद आया। सो बस कल भी ऑफ रखो और अभी जितनी चीज़ें सीखी हैं उनको रिवाइज करो और राइटिंग के सैम्पल्स भेज लो, देख लूँगा। अगर स्पीकिंग जो है उस पर मुझे बड़ा हमेशा उसकी फ़िक्र रहती है। आप लोग में से किसी ने भी ऑफ़र नहीं किया कि मैं स्पीकिंग करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो आई होप कि आप लोग अपनी एंड पे कर रहे होगे। बहुत मर्तबा हमें लग रहा होता है कि हम कैपेबल हैं, आंसर्स हमारे पास मौजूद हैं, पेपर से 2 दिन पहले देख लेंगे और हो जाएगा। लेकिन याद रखें कि वो कहते हैं ना कि देयर इज़ ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। तो आयल्स जो है ना उन लोगों को भी सरप्राइज देता है जो ज़िंदगी में कभी फेल नहीं हुए। तो इसलिए स्पीकिंग को भी बहुत सीरियस लेना। सो बस इसी नोट पे एंड कर देते हैं बात को। आज के लिए इतना काफ़ी है। किसी के जहन में कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अच्छा खुदा हाफिज ही बोल दो। सर बस पूछना था, खुदा आप हाफिज ठीक है? आपकी तबीयत ठीक है? सर आज नहीं, आप मैं थोड़े से डाउन लग रहे हैं। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक है, मैं नींद में था। सो मैं नींद से जागा हुआ हूँ, इसलिए ऐसी आवाज़ है मेरी आज। अदरवाइज आई एम अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। एक्चुअली आई वाज बिजी एल्सवेयर, कोई और काम वगैरह पड़ गए थे। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। अच्छा, मैंने और बहुत सारी बातें पूछी लेकिन मुइज़ ने बीच में कोई बात की नहीं, लेकिन जो ही मैंने कहा कि अल्लाह हाफिज़ ही बोल दो और मुइज़ फौरन कह रहा कि अच्छा सर अल्लाह हाफिज़। चलें, थैंक यू गाइस। तो ओके इंशाल्लाह सर, फिर अल्लाह मंडे को मिलते हैं। आई वांटेड टू सर टेक ए मजा क्लास कि टुमारो, आज लेकिन के क्योंकि क्लास में इसलिए यार रोज वो एनर्जी बाकी कहाँ रहती है। एक्चुअली आई वाज अबाउट टू स्टार्ट क्लास, फिर उसी दौरान फिर मेरी आंख लग गई थी। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड लाइक 8 to 10 मिनट्स लेट। सर आपको कभी इस तरह नहीं ना देखा पहले, मतलब आपकी आवाज बड़ी एनर्जेटिक होती है और बड़ी आप उससे कर रहे होते, तो मैंने सोचा आप बीमार हैं। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना कि देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग, तो शायद यस मेरी सर, लो एनर्जी ये वाली फर्स्ट आवाज टाइम, देख सुनना भी आप लोगों के लिए क्या फर्स्ट टाइम चले। है। हाँ, सो मैं ये भी एक एग्जांपल है कि आयल्स कितना टफ पड़ सकता है। जी सर आई वाज आस्किंग कि ये जो हम सैंपल सबमिट करेंगे अपनी राइटिंग्स के, वो क्लास में डिस्कस होंगे आगे, या आप सबमिट आप हाँ ऐसे हाँ, कर देंगे? अगर जी हाँ बिल्कुल डिस्कस होंगे। रीडिंग की क्लास होगी तब भी डिस्कस होंगी। ओके। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। सर जी आप जी हैं? सर मैं सर सुन रहा हूँ। सर मेरा एक प्रॉब्लम है। जैसे कि जी आपने रिपोर्ट राइटिंग में मेरी काफ़ी जगहों पे करेक्शन की। एक्चुअली मुझे जो ग्रामेटिकल जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब नाउन प्रोनाउन और कहाँ पर कैसे करना है, वो मुझे आता है सारा। बट सम ऐसा होता है कि जब मैं लिखने बैठता हूँ, शायद मैं उसको गो थ्रू दोबारा नहीं करता, तो जिसकी वजह से मेरी मिस्टेक्स काफ़ी हो जाती हैं। हाँ, इसका हल ये है कि देखिए मैं आपको एक छोटे से पॉइंट की तरफ फोकस करवाना चाहूँगा। हम्म। वो ये कि मसला ये होता है ना कि समटाइम्स सेंटेंस स्ट्रक्चर इतना इजी और सिंपल लग रहा होता है कि हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। यानी हमें पता है कि यार मुझे पहले से ही आता है, तो हम उसी तरह से लिखना चाह रहे होते हैं जिस तरह स्पीकिंग कर रहे होते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा कि वो सेंटेंस ओपन करते हैं एंड से, या सेंटेंस ओपन करते हैं बट से, या सेंटेंस ओपन करते हैं बिकॉज से, और इसमें कोई कॉमा भी नहीं आ रहा था, और वो एक डिपेंडेंट क्लॉज में ही बात खत्म होती है। सो राइटिंग अगर आप मुझे कहेंगे ना कि सर ये 5 मिनट में एक रिपोर्ट लिख के दें, तो ना मैं कर पाऊंगा, ना कोई भी दुनिया का आर्ट्स का टीचर, शेक्सपियर जिंदा होता वो भी नहीं कर पाता। यानी राइटिंग काम ही ऐसा है कि एक तो इसका पहला ड्राफ्ट भी केयरफुली लिखना होता है, स्ट्रक्चर्स को जहन में रख के लिखना होता है। और मैंने उस दिन भी जब पावर स्ट्रेटेजी को हमने डिस्कस किया था,
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, राइटिंग, एडिटिंग एंड देन रिवाइजिंग। तो जब तक आप उन Yes, सारे sir. स्टेजेस के थ्रू नहीं गुजरते, वो पीस ऑफ राइटिंग अप टू द मार्क होता ही नहीं है। तो कोशिश करें कि मुश्किल हो भी, मुझे पता है ये बहुत ही जिसको कहते हैं कि क्रिंज वर्दी फीलिंग होती है कि अपनी आवाज दोबारा सुनना या अपने लिखी हुई चीज को दोबारा पढ़ना, लेकिन ये कड़वी गोली आपको खानी पड़ेगी, तभी जाके ये बात बनेगी। ठीक है, Okay, sir. तो सर एक्चुअली थोड़ा ऐसा होता है कि जो मेरे जहन में थॉट आ रही होती है ना, मैं बस उसी को डिलीवर करता जाता हूँ, बगैर देखे सुने कि क्या है ये, मैं क्या लिख रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना। देखिए हमने कहा ना, राइटिंग से पहले ही आपके थॉट्स क्लियर होने चाहिए, यानी यही काम तो नहीं करने का है। यानी ये नहीं कि हम फ्लो में लिख रहे हैं, फ्लो में लिखना सर नहीं है यहाँ। समटाइम ऐसा होता है, सर हाँ, समटाइम ऐसा होता है कि हम जब स्पीक कर रहे होते हैं तो ड्यूरिंग स्पीकिंग हम मतलब इतने ज्यादा इसके ऊपर कॉन्शियस नहीं रहते कि अब हैड बीन इधर लगाना था, इधर हैज लगाना था, हैव लगाना था। तो दैट्स व्हाई हमारी वो मतलब जब हम राइटिंग में भी अगर उसी पेस में आते हैं तो हम इस चीज के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहे होते कि इधर ये सही ग्रामेटिकल जा रहा है स्ट्रक्चर या नहीं जा रहा। हाँ, मैं तो यहाँ तक इंसिस्ट करूंगा कि स्पीकिंग में भी ऑफ कोर्स वो चीज़ देखनी होगी, लेट अलोन राइटिंग के। राइटिंग में ऑफ कोर्स यहाँ पे तो हमेशा के लिए रिकॉर्ड रह जाता है, एग्जामिनर के पास वो मिस्टेक बार बार जाके कंफर्म करने के लिए अपॉर्चुनिटी भी है। चलिए, स्पीकिंग में आपने फ्लो में उसको डॉज दे दिया और उसको नोटिस नहीं करने दिया, लेकिन राइटिंग में तो ये बहुत इम्पॉसिबल होगा। सर मैं एग्जामिनर की बात नहीं कर रहा, मैं जर्नल बात कर रहा हूँ कि मतलब हाँ जब हाँ, हम अच्छा, जर्नल बोल रहे स्पोकन की आप बात करें। जी 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 हाँ जी, बिल्कुल वो स्पोकन कह बात मैं सकते हैं हम, समझ रहा हूँ। ऐसा ही ऐसे ही। कि उसमें हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे होते इस चीज के ऊपर कि इधर ऐसा है और इधर ऐसा है, अब हम पास्ट परफेक्ट में जा रहे हैं, अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जा रहे हैं, जो भी है। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। वो नोटिस हाँ करना राइटिंग में वो हैबिट डेवलप करनी पड़ती है, क्योंकि नेचुरली नहीं होता वो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सर बस आई थिंक सो शायद यही मेरा इशू जा रहा है। बस बस फोकस रखें स्ट्रेस के साथ, तो इंशाल्लाह हो जाएगा काम। और सर, इतना मुश्किल। मैं तो आजकल ज़्यादातर ग्रामर को देख रही हूँ सर। ग्रामर में जो भी कुछ मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा वर्क करना चाहिए, तो सर इसलिए मैंने अभी तक अपनी कोई वो राइटिंग का कोई भी वो सैंपल वगैरह जो एसेस का तो मैंने अभी तक कोई सबमिट नहीं करवाया, क्योंकि कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रामर में मुझे फ्लॉज हैं। आपने ग्रामर में सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को सीख सर लिया है, उन्हीं के ऊपर। तो आप जी लिखना सर। शुरू करें। हाँ सर मैं हाँ, उसी के ऊपर ही कर रही हूँ सर, मैं उसी के ऊपर ही कर रही हूँ। और वो जो कंजंक्शंस का टॉपिक है उसके ऊपर भी कर रही हूँ, और क्लॉजेज वगैरह इन्हीं को देख रही हूँ, गुड गुड डिपेंडेंट गुड। इंडिपेंडेंट और क्लॉजेज। हाँ, ये जो आयल्स फॉर ग्रामर, सॉरी, ग्रामर फॉर आयल्स वाली जो बुक है, अगर वहां से देख रही हैं तो वो इजियर भी है। जी सर, वैसे मैं रैन एंड मार्टिन को देख रही थी, लेकिन मैं वो भी देखूंगी जो आप कह जी रहे हाँ हैं। जी हाँ, वो देख लें, शायद वो जल्दी शायद आप उसको समझ पाएंगे। ठीक है। सर बाय द वे ऑनलाइन रेन भी एंड काफी मार्टिन बहुत रिसोर्सेज ज्यादा हैं मतलब। कॉम्प्लेक्स नहीं है? हाँ, इसीलिए मैंने तीनों बुक्स अपलोड किए ना, कि जिसको जो सर चीज सूटेबल बिकॉज लगे। सर एफएससी लेवल देखिए, पे मैं इसको रीड करता था तो काफी कुछ मतलब एक जगह पे जो रूल बताता था वो आगे जाके रूल से बिल्कुल ही हट जाता था, एक्सेप्शंस है और ना, वो बहुत एक्सेप्शंस तो लैंग्वेज में होती है। एक्सेप्शंस भी बहुत ज्यादा हाँ है इसमें। हाँ। जैसे आपने टेंसेस की अगर यूजेस में देखा हो, तो कभी कभार प्रेजेंट टेंस जो है वो पास्ट की नरेशन के लिए यूज होता है, समटाइम्स सर फ्यूचर के सेट प्लान्स के लिए यूज हो रहा होता है। सर ये अगर आपने पहले भी बात की थी, जिक्र किया था, तो अगर इसको थोड़ा सा अगर आप किसी दिन बता दें कि ये किस तरीके से और कैसे इसको करते हैं। अगर स्टोरीज को तो हम टेंसेस की पास्ट बात करें, स्टोरीज को तो हम नहीं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रही हूँ। आप कह रहे थे ना कि प्रेजेंट पास्ट में। इंडेफिनिट में ये है। हाँ, जो पास्ट की कहानी को प्रेजेंट इंडेफिनिट में रख के बात करना है, वो इनफॉर्मल नरेशन है, यानी कहानी सुनाने का इनफॉर्मल तरीका। ओके। कि फॉर एग्जांपल आप कल की कहानी सुनाएं, कि कल क्या, मैं आपको सुनाता हूँ कल क्या हुआ। yesterday I went somewhere and then I meet this person and then he tells me that we might not be able to go back home before 10 o'clock. Then I drop a message to a student of mine and then I tell him, or rather I tell her that I am not going to conduct a class today. तो देखिए, अब ये सारी कहानी मैं कल की सुना रहा हूँ, लेकिन प्रेजेंट टेंस में सुना रहा हूँ। ये इनफॉर्मल है, ये आयल्स में नहीं होगा। तो यानी ये यूज है लेकिन करना नहीं है यहाँ पे वो अप्लाई।
अब जो आयल्स में अप्लाई होने वाला यूज है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो फ्यूचर वाला है कि फ्यूचर में कोई भी काम होना है, जैसे हम आयल्स के तीसरे स्टेटमेंट में कह सकते हैं दिस एसे सजेस्ट्स, दिस एसे आइडेंटिफाइज, दिस एसे डिस्कसेस, दिस एसे अग्रीज, वो सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन एक्चुअली जो हम बता रहे हैं वो फ्यूचर का है, यानी वो काम बॉडी पैराग्राफ में होना है, कंक्लूजन में होना है, हम पहले ही बता रहे हैं, लेकिन वी आर यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो फ्यूचर के सेट और प्लान्ड एक्टिविटीज के लिए होता है यूज फॉर्मल राइटिंग में। ये CSS में भी अगर आप ने वो क्या नाम है, वो फेमस टीचर हैं मैम फातिमा को सुना हो, तो CSS का जो ऐसे है उनका थीसिस स्टेटमेंट भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है। और आयल्स में भी मैं फॉर्मेलिटी को रखने के लिए इसीलिए मैंने हमेशा वही रूल अप्लाई करवाया है, फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं यूज करवाया। तफसीलन बात होगी, आप लोग लिख के भेजें इंशाल्लाह, टेंशन ना लें। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।